हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूपी लेखपाल की बात करें। यूपी लेखपाल में मैंने आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करा दिया था, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। आपको पता है, अपने यूपी लेखपाल की बात करें, 25 नंबर की हमारी मैथ आनी, यानी 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं। तो वो 25 क्वेश्चन हमें क्या करना है, हर एक प्रैक्टिस सेट पे 25 क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये 25 क्वेश्चन हमारे वो रहेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। उन सभी चैप्टरों से क्वेश्चन को छांट कर निकाला गया है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ये हमारे द्वारा क्या किए गए, चूज किए गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर लेनी है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज लगानी। प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि जो चीज़ें हमारी मिस हो जाते हैं या हम भूलने लगते हैं, तो प्रैक्टिस के माध्यम से उन सबका रिवीजन हो जाता है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है हमारे सिलेबस में डीआई दे रखा है, तो डीआई में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। हम बात करते हैं डीआई की। तो डीआई का पहला क्वेश्चन, मैंने कल एक डीआई आपको कराया था और एक आज डीआई करने वाली है। पहला क्वेश्चन क्या है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। आप जानते हैं कोई भी सर्किल हो, इसका हमेशा मान क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 होता है। परसेंटेज की बात करें तो आप कहेंगे परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, परसेंट में 100 होता है, यानी परसेंटेज 100% होता है। और बात करें एंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है। क्या होता है, 360 कोण होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें, पहले का सलूशन यहाँ पर करेंगे। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। वायलिन देखेंगे कहाँ पर, तो आप कहेंगे वायलिन की परसेंटेज कितना है, 16 है। टोटल कितना क्षेत्र होता है, तो आप कहेंगे टोटल 360 डिग्री होता है। इस 360 में हमें वायलिन का बताना है, तो 360 में वायलिन का कितना हिस्सा होगा, तो आप कहेंगे इसका 16% होगा। क्या होगा, परसेंट होगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यानी कि 100 में से 16, 100 में से 16, टोटल क्या है, 360 है। 360 परसेंटेज हमेशा 100% के बराबर होता है, लेकिन 100% में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे 16% की। तो 100 में से 16, तो याद रखेंगे 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का 96, कह रही हमारे पास 9, 16 ते 48, 48 और 9, तो आप कहेंगे 57। कितना हो जाएगा, 57। 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 57.6 आपका क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि वायलिन की बात करें, इसका एंगल कितना होगा, तो इस क्षेत्र का एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 57.6 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें। यदि कुल 300 छात्र हैं, माने इसमें कुल मिलाकर 300 छात्र दे रखे हैं, जिसमें से तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले छात्रों का अंतर बताना है। यानी कि आपको बताना है कि कितने बच्चे तबले बजाते हैं और कितने बच्चे क्या बजाते हैं, तो आप कहेंगे बीड़ा, और इनका अंतर बताना है। इसके करने के 2 तरीके। आप क्या करेंगे, तबले का पहला अलग निकालेंगे, फिर आप बीड़ा का निकालेंगे, फिर बाद में आप घटा देंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी अंतर की बात हो या योग की बात हो या फिर रेशियो की बात हो, तो आपको हमेशा परसेंटेज को प्लस माइनस करना है। अंतर कहे घटा देंगे, योग कहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए, हमें अंतर दोनों को निकालना है, किसका, तबला का और किसका निकालना है, बीड़ा का। तो तबला देखेंगे यहाँ पर 29% है, बीड़ा की बात करेंगे तो आप कहेंगे 30% है। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1% का होगा। तो 300 छात्र में से आप 1% निकाल दिए, 1 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। यदि आप वैसे करेंगे कि पहले 300 का 30% निकालेंगे, फिर 300 को 29% निकालेंगे, फिर घटा देंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें, तीसरे में लिखा है गिटार बजाने वाले बच्चों का और वायलिन बजाने वाले बच्चों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए गिटार बजाने वाले बच्चे कितने, तो आप कहेंगे गिटार के लिए 25 हैं अनुपात हैं, और वायलिन की बात करें तो आप कहेंगे वायलिन का 16% है।
वायलिन का क्या 16% है। तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते कि पहले क्या करते 300 का 25% निकालते, फिर 300 16% निकालते, इसके बाद कैलकुलेट करते, तब आपका कहीं आंसर आता। लेकिन आपको एक अलग सोच रखनी है। आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट का यही फायदा होता है। प्रैक्टिस सेट में एग्जाम के हिसाब से आपको एग्जाम के हिसाब से आपको अप्रोच सिखाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको डाइट करना है। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 इससे काटेंगे, अब इससे तो कटेगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा 25:16। क्योंकि 25-16 आपस में किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25-16 ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन तो बहुत आसान थे यदि आपको एक अलग अप्रोच पता है, लेकिन यदि आप बेसिक के हिसाब से करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे बहुत लेंदी हो जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में बहुत टाइम लगता है। लेकिन यदि आप इस हिसाब से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने आपको डीआई के 3 क्वेश्चन कराए और आपके एग्जाम में डीआई से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे और अधिक से अधिक 3-4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 तक हो गए अपने कंप्लीट, 4 की बात करेंगे। लिखा है एक स्कूल में 200 छात्र हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं एक स्कूल में, क्या है तो आप कहेंगे 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, जिसमें से 7/10 छात्र, 7/10 छात्र, तो आप कहेंगे क्या है लड़के हैं तो छात्राओं की संख्या बताएं, लड़के हैं तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या, छात्राओं का मतलब लड़कियों की संख्या। ठीक है, छात्राओं की संख्या बताइए क्या होगी, तो छात्राओं की संख्या का मतलब होता है लड़कियों की संख्या बतानी है। यानी कि कुल मिलाकर एक विद्यालय चल रहा है जिसमें 200 लड़के मिलाकर के यानी स्टूडेंट विद्यार्थी आप कह सकते हैं, जिनमें से 7/10 लड़के हैं, तो बताइए लड़कियां कितनी होंगी। इसके भी करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन हम अलग अप्रोच आपको बताएंगे आप कैसे सीखेंगे। 200 लिखा है, 200 बताइए, टोटल 10 है, 10 में 7 लड़के तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 3, यानी कि इसका 3/10 निकाल दीजिए, 3/10 निकालेंगे, 2 0 से 2 0, 3 दूना 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, 200 छात्र जिसमें से 7/10 छात्र क्या है, तो आप कहेंगे लड़के, यानी कि 7/10, तो 7/10 लड़के तो शेष लड़कियां होंगी, तो लड़कियां कितनी बची, याद रखेंगे नीचे क्या है 10 है, तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी 60 आ जाएंगी। तो जब 10 में से 7 लड़के हैं तो 10 में 7 घटाएंगे आप 3 बचेगा, 3 लड़कियां होंगी, तो 200 का 3/10 निकालेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 20 23 60, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करें, 5 में लिखा है हमारे पास क्या, 5 में लिखा है 18 व 24 के व्युत्क्रमों का लासा बताना है। 18 व 24 के व्युत्क्रमों के लासा व मासा बताना है, कि व्युत्क्रमों के एलसीएम व एचसीएफ आपको बताना है। एचसीएफ क्या होगा, यानी कि 18 और 24 की बात करें, 18-24 का आपका क्या निकालना है, इसका निकालना है व्युत्क्रम पहले करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट करना, अंश की संख्या हर में चली जाती है, हर की संख्या अंश में आ जाती है, ये होता है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करने के बाद में इसका लासा और मासा आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को चेंज करना, तो 1/18 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम आप निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका आपको निकालना है, लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है और मासा निकालना है। तो याद रखेंगे आप निकालेंगे, पहले लासा निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे, मासा। तो ऊपर का लासा निकालेंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर तो एक ही आ जाएगा, क्योंकि एक का लासा क्या होगा, एक ही रहेगा। मासा की बात करें, मासा एक ऐसी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। 18-24 से संबंधित एक ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो आप कहेंगे ऐसी बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो सकती है, तो आप कहेंगे इसमें हो सकती है 6 संख्या। कौन सी, 6।
6 का भाग देंगे तो 18 में जाएगा, 36 का 18, 6 चौक 24, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/6 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर यदि हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 6 में लिखा है हमारे पास 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 27, 18, 15, जो 27, 18, 15, 27, 18, 15 व 12, ठीक है, से पूरी तरह से क्या है, तो पूर्णतया विभाजित है। से पूर्णतया क्या विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया क्या है, तो आप कहेंगे विभाजित है। इसके लिए हम ऑप्शन देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम हमेशा ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 97, 30, 97, 30। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, 97, 20। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, तीसरा है 97, 97, 10, 9700। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 9710। ये 4 ऑप्शन है। यदि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन आपका अति शीघ्र हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे अगर बेसिक से बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन में बहुत समय लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आपसे कहा गया 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। पता है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या पहले हमारे पास कितनी है, 97, 30 है। इसको हम चेक करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि इस संख्या में इन्हें सबका भाग जाना चाहिए। यदि आपने विभाजकता के नियम सीख रखा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। यानी कि आपको 27 की टेबल नहीं याद है, 27 का पढ़ा नहीं याद, लेकिन आप 27 को तोड़ सकते हैं। किसमें, 9 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। यानी कि जिसमें 9 का भाग चला जाए उसमें 27 का भाग बिल्कुल जाएगा। बताइए 9 से काटेंगे तो 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है सबको जोड़ना। 9 और 7 तो आप कहेंगे 16, 16 3 कितना होता है, 16 3 19 होता है। यानी इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये 9 से काटेंगे तो आप कहेंगे 9 7 दोनों, यानी 9 का भाग चला गया, 3 का भी भाग चला गया, यानी कि 27 से कट जाएगा। 18 की बात करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 का तो पहले से जा रहा था, 2 का भी चेक करेंगे लास्ट में 0, इसका मतलब 2 का चला जाएगा। 15 की बात करें तो आप कहेंगे 5 गुणा 3, 3 का भाग जा रहा है, 5 का चेक करेंगे लास्ट में 0, इसका मतलब 5 का भी चला जाएगा। 12 की बात करेंगे तो आप कहेंगे 4 3 12, तो 3 का तो पहले से जा रहा है, 4 का चेक करेंगे तो बताइए जब 4 का चेक करेंगे लास्ट की 2 संख्या 4 5 20, यानी कि इन सभी संख्याओं का किस में भाग चला जाएगा, आप कहेंगे 97 20 में चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 97 20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यदि आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपका क्वेश्चन शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आप बेसिक से बनाने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास है, 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, 3 5 के अनुपात में है। 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, आप कहेंगे 3 5 इनका अनुपात है। ठीक है, उनका लासा 75 है, तो मासा बताइए। उनका लासा यानी कि एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 75 है, तो आपको एचसीएफ बताना है। यदि लासा 75 है तो मासा क्या होगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लासा मासा के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा रेशियो दे रखा है, यदि लासा दे रखा है तो लासा निकालते हैं रेशियो का, मासा दे रखा होता है तो मासा निकालते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, लासा दे रखा है, तो इस रेशियो को आपको क्या करना है, लासा निकालना है। लासा आप जानते हैं 3 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15, और ये 15 किसके बराबर, 75 के। 1 की बात करें तो आप कहेंगे 1 बराबर किसके, 5 के। 1 बराबर 5 की आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मासा बताइए। मासा यानी कि पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, तो 5 3 15, पहली संख्या 15 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 25,
आपको दोनों संख्याएं पता चल गई। और बताइए 15 25 के लिए आप मासा निकालेंगे तो बताइए मासा क्या आएगा, तो आपका इनका मासा आएगा 5। मासा एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। 5 3 15 5 25, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना था। अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, 35 घटाया जाता है, जब एक संख्या में से क्या होता है, 35 घटाया जाता है, ठीक है, तो वह घटकर स्वयं की, तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, 80% रह जाती है, 80% रह जाती है। ठीक है, अच्छा, संख्या का 4/5वां क्या होगा, यानी कि आपको बताना है संख्या का 4/5वां हिस्सा आपको बताना है कि संख्या का 4/5वां हिस्सा क्या होगा, 4/5 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब एक संख्या में से 35, मानो वो संख्या नहीं पता, वो संख्या हमारे पास x मान लेते हैं, इस संख्या में आप 35 घटा देंगे, यही तो बोला गया है कि एक संख्या में से 35 घटाया जाता है। पहली संख्या x मान ली, इसमें 35 घटा दिया, और ऐसा करने से वह स्वयं से घटकर क्या हो जाती है, 80%, यानी स्वयं का 80% हो जाती है। स्वयं का कितने परसेंट हो जाती है, 80%, और बट्टे क्या करेंगे, बराबर, एक दूसरे के बराबर, यानी कि संख्या में 35 घटा दिया, वह स्वयं का 80% हो जाती है, एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो संख्या का 4/5वां हिस्सा बताइए, यानी कि पहले x का मान बताइए और x का 4/5 हिस्सा निकाल देंगे। तो देखिए 0 से आप पहले 0 काट देंगे, 0 से आप क्या करेंगे, 0 काट देंगे। आप 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4x बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4x बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे x, इधर लाएंगे तो माइनस का 4x और बट्टे 5 बराबर माइनस का 35 उधर जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 में 4 घटा देंगे तो बचेगा x/5 बराबर 35। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 25, 5 3 15 2 17, कितना आएगा, 175 आ गया, 175। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहा गया है इसका भी 4/5 निकालना है, इसका आपको निकालना है 4/5। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 25 और 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 2 14। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये अपना प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में इसी स्पीड से हमें पढ़ना है। ठीक है, जब अपनी क्लास चलती है तो उस क्लास के दौरान, जब सिलेबस के दौरान इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट में हमें थोड़ा स्पीड से चलना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन कराने हैं और कम समय में क्वेश्चन कराने हैं। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, 15% क्या, तो आप कहेंगे 15% चांदी है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु में किसी भार में, ठीक है, मिश्र धातु के किसी भार में 15% चांदी है, 15 ग्राम चांदी है, 15 ग्राम क्या है, आप कहेंगे चांदी है, 15 ग्राम चांदी है। तो दूसरे धातु की मात्रा बताइए, तो दूसरे धातु की मात्रा बताइए, दूसरे धातु की मात्रा बताइए, दूसरे धातु की मात्रा बताइए। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन का कहना यह है कि हमारे पास एक मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाया जाता है उसे मिश्र धातु बोलते हैं, जिसमें 15% चांदी है और चांदी का दे रखा है भार कितना है, 15 ग्राम की चांदी है। तो बताना है इस मिश्र धातु में जो दूसरी वस्तु है वो कितनी है, कितने ग्राम की, वो आपको बताना है। तो देखिए
हमारे पास कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। 100 में से 15% हमारे पास चांदी होगी, तो बताइए जो दूसरी मिश्र जो दूसरी होगी सेकंड वाली होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 85% होगी। टोटल 100 करना है ना, 100 में से 15% चांदी होगी तो जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे 85% होगा। अब इसके बाद बोला गया कि मिश्र धातु के किसी भार में 15% चांदी है, तो ये 15% बराबर किसके, आप कहेंगे 15 ग्राम के। 15% किसके बराबर, तो आप कहेंगे ये 15 ग्राम के हैं। किसके, 15 ग्राम से। आपसे 85% की वैल्यू पूछी गई, क्योंकि आपसे पूछा गया जो दूसरी मात्रा है उसकी बतानी है, तो 85% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, 85 बटे क्या कर देंगे 15, एक बराबर आप निकालेंगे तो 15 बटे कितना आएगा, 15 बटे 15, 85 बराबर तो 85 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, आप इससे काट देंगे। 85 से 85 आप क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि 15 से आप 15 काट देंगे। ठीक है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में 15 ग्राम चांदी है। ठीक है, 15 ग्राम चांदी है तो 15% बराबर 15 क्यों हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया दूसरे धातु की मात्रा बताइए। ठीक है, दूसरे धातु की मात्रा बताइए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे 15% किसके बराबर है, 15% होगा ये किसके, 15 ग्राम के बराबर, 15 ग्राम के बराबर होगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% आएगा 15 बटे कितना, 15, 1% बराबर 15 बटे 15, काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100 हो जाएगी। एक यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या, हाँ यहाँ पर मिस ये है कि यहाँ पर 15 ग्राम नहीं दे रखा है, 51 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तभी हमारा इसमें मिस हो रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये 15 ग्राम ना देकर यहाँ पर 51 ग्राम दे रखा है। कितना, 51 ग्राम, कितना 51 ग्राम याद रखेंगे। तो देखिए 15% बराबर क्या, तो आप कहेंगे 15% बराबर किसके, 51 ग्राम के। आपसे 85% की वैल्यू पूछेगी तो 85 आप ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 15। 5 से काटेंगे, 5 से 15, इसे 5 से काटेंगे 17 पूर्व 85, इसे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 21। ठीक है, 17, और 17 का 17 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 289 ग्राम। क्या आएगा, 289 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी, तो आप कहेंगे 289 ग्राम दूसरे धातु की मात्रा रहेगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आपको इसी हिसाब से करना है, तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और अच्छे से आप क्या करेंगे, यानी कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास है, एक जूट बैग में 48 रुपए में बेचने पर, यानी कि एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर, 48 रुपए में बेचने पर 48 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। अस्मिता को 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। अस्मिता को 20% की क्या हुई, तो आप कहेंगे 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, जूट बैग की क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जूट बैग का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये आपसे यानी कि सीपी के बारे में आपसे कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा गया है। एक बैग है जिसे 48 रुपए में जब बेचा जाता है तो उसे 20% का घाटा हो जाता है। वो चाहता है मैं 20% का फायदा हो जाए, तो बताइए क्या करेगा वो। तो याद रखेंगे 20% घाटे का मतलब वो चीज 80 की जा रही थी, 80 किसके बराबर, तो आप कहेंगे 80 हमारे 48 के बराबर है, लेकिन आपको तो 20% लाभ पर बेचना है, यानी कि 120% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए 48 गुणा 120, नीचे क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे 6 बार, 12 72, ठीक है, कितना आएगा, 72 आएगा।
आप बेसिक से करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन आप इस हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन अति शीघ्र हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बता रखी है, ठीक है। तो आप क्लास एक बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप भी ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। आप भी ऐसे कर पाएंगे जैसे हम इसमें आपको करके सिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, विकास 4 रुपए में 5 के हिसाब से केले खरीदता है, ठीक है। विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है। विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है। 5 केले खरीदता है। याद रखेंगे, विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, और 5 रुपए में 4 केले बेचता है। 4 केले क्या करता है? बेचता है। तो आपको बताना है उसका लाभ परसेंट बताना है। उसका लाभ परसेंट आपको बताना है। लाभ प्रतिशत क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के लिए मैंने भी आपको अच्छे से बस एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, 4 में 5 खरीद रहा है तो पहले खरीदी जाती वस्तु 4 में 5 खरीदी जा रही और 5 में 4 बेची जा रही, 5 में 4 बेची जा रही। इसके लिए मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था। 4 चौको 16, 5 25, यानी कि 16 में खरीदा 25 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे 16 25 का अंतर क्या होगा? 9 का फायदा हो गया। और किस पर हो रहा है? 16 पर हो रहा है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। मल्टीप्लाई 100, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 25 से काटेंगे 25, 500, 25 नमैया 225, 225 में आप 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। 4 संग 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 संग 24 हो जाएगा। 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर क्या आएगा? 56.25 आप, यानी कि 56.25 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पहले खरीदते हैं, बाद में हमेशा क्या करते हैं? इस कंडीशन में बेचते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस हिसाब से सोल्व करना था, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है। 2 सेंटीमीटर क्या है? आप कहेंगे अधिक है। हुआ लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आपको बताना है, तो आधार की लंबाई बताना है। आधार की लंबाई ज्ञात करना है। आपको बताना है आधार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, तो बताइए समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना होता है। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक मान 90 होता है, समकोण कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्ण होता है, ये हमारे पास लंब होता है, और इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो आपसे कहा गया है कि जो कर्ण है लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है, जो लंब है वो आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि आप आधार को x मान लीजिए और आधार से पहुंचेंगे लंब में, तो लंब क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 हो जाएगा। लंब से कहाँ पहुंचेंगे? कर्ण में, तो x प्लस का 4 बोलेंगे। देखिए, आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक कौन है? लंब है, तो x प्लस का 2 हो जाएगा। और लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक कौन है? कर्ण। तो यहाँ पर x प्लस 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस का 4 हो जाएगा। आपसे आधार की वैल्यू, यानी कि आपसे x का मान पूछा गया है। आपसे x का मान पूछा गया है, तो बताइए। आप अच्छे से जानते हैं, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं जब लंब कर्ण आधार दे रखा होता है तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण की बात करें तो x प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर लंब की बात करें x प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस आधार की बात करें तो x का स्क्वायर। इसे आप ओपन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16 प्लस का 4 दूनी 8x बराबर, यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 दूनी 4x प्लस का x स्क्वायर। यही तो बनेगा। चलिए, x स्क्वायर से एक x स्क्वायर आप काट देंगे, ठीक है। 4 ये हमारे पास है, जब 4 इधर आएगा तो 8 में 4 घट जाएगा, तो आप कहेंगे 4x बचेगा। क्या बचेगा? 4x बचेगा। इस 16 को उधर ले जाएंगे
और ये एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है ना, तो आप कहेंगे इसको उधर ले जाते तो माइनस का 4x हो जाएगा, साथ में क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बचेगा। और इस 16 की बात करें, क्योंकि उसको उधर ले गए थे, 16 यहाँ पर रहेगा, बराबर में क्या 16, तो बराबर में 16, तो 16 को भी इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 16 में से आप क्या करेंगे 4 क्या कर देंगे, 16 में 4 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 12, क्या बचेगा 12। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। बताइए 12 एकम 12 और इसमें 6 दूनी 12, 6 में 2 घटा देंगे 4, 6 में 2 घटा देंगे 4, तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x और माइनस का 12 बराबर क्या 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6 और यहाँ पर कॉमन कर लेंगे क्या, प्लस का 2 कॉमन करेंगे x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, तो आपका x का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 बराबर 0 तो वो माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये 6 होगा, ये हमारे पास 8 होगा और ये हमारे पास क्या होगा 10। और आप जानते हैं इसमें क्या बना है ट्रिपलेट, और समकोण में हमेशा क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस हिसाब से सोल्व करना था, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोल्व करना था। चलिए इसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक वृत्त की परिधि 18 पाई तो क्षेत्रफल बताइए। एक वृत्त की परिधि 18 पाई है, 18 पाई है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो ये आपको बताना है। आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर क्या दे रखा है 18 पाई, क्या दे रखा है 18 पाई। आप पाई से पाई काट देंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 9 आ गई। कितनी आ गई 9। आप क्षेत्रफल अच्छे से जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे पाई का पाई लिख दीजिए, आर की बात करें तो 9 9 81, आपका आंसर क्या हो जाएगा 81 पाई, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 81 पाई आपका क्या होगा, तो आप कहीं 81 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 81 पाई क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना दे रखा है, बराबर 3 दे रखा है 3, तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब डिवाइड, और यहाँ पर बताना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और आपको पूछा गया कि आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई, यानी कि आपको इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, और एक दूसरे से क्या करना है डिवाइड कर देना है। क्यूब के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, इसका हमेशा हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, क्या करते हैं इसका क्यूब करते हैं। बताइए 3 का क्यूब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3 3 का 9 27, 27 के बाद में माइनस का क्या कर देंगे, माइनस का 3a घटा देते हैं, तो 3 3 का 9 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 18। यानी इस कंडीशन को आपको याद रखना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि p क्यूब माइनस का 3p, p क्यूब माइनस का 3p के हिसाब से 18 आ जाएगा। और स्क्वायर की बात करें तो मैंने आपको बताया था प्लस वाले में क्या करते हैं स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, ठीक है, तो आप 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। यानी कि प्लस की कंडीशन में बताया था p स्क्वायर माइनस का 2, p स्क्वायर माइनस का 2, तो आपका इसका आंसर क्या निकला 18, और डिवाइड इसका आंसर कितना निकला 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 बटे क्या 7, 18 बटे 7 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 बटे 7 क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 48, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 48, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 48 के गुणनखंड आपको बताना है। इसके आपको क्या करना है गुणनखंड करना है, गुणनखंड आपको करके बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 48 की बात करें, 48 से कम 48 16 × 48, तो आप कहेंगे 16 3 आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 3x माइनस का 48, ठीक है, यहाँ पर आप x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 16 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन करेंगे x माइनस का 16 बचेगा, आपका आंसर आएगा x माइनस का 16 और x प्लस का 3, ठीक है। ये मैंने आपको करके सिखाया, लेकिन आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पेन नहीं चलाना होता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की।
अब बात करेंगे हम अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है √72 प्लस का √72 प्लस का √72 प्लस ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे इसका आंसर क्या होगा। इस कंडीशन में आपको याद रखना है इसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनके बीच में एक का अंतर होता है। 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी संख्या ये आपका क्या कहलाती है, आंसर कहलाती है। कब, जब बीच में प्लस का चिन्ह चल रहा हो। यदि माइनस का चल रहा होता, मान लेते यही सवाल ऐसे लिखा होता 72 माइनस का 72 माइनस का 72, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता, 9 गुणा 8, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता, 8 हो जाता। याद रखेंगे जब इस प्रकार की कंडीशन चलती है अनंत तक चलती है, बीच में प्लस होता है तो दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनके बीच में एक का अंतर होता है, बड़ी संख्या हमारा आंसर कहलाएगी। और जब माइनस की बात करेंगे तो इसके आंसर क्या होगा, छोटी संख्या इसके आंसर कहलाती है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे मानिए और कितना आसान होता है, और ऐसे करते हैं। तो जब प्लस की कंडीशन होती है तो बड़ी संख्या लेते हैं, माइनस की कंडीशन में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। लेकिन फैक्टर कैसा होना चाहिए, इनके बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। अंतर कितने का होना चाहिए, तो आप कहेंगे अंतर 1 का होना चाहिए। बात करेंगे अगला प्रश्न है a माइनस बी बराबर 5 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b बराबर बात करेंगे 31 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया ए बी का मान बताइए, ए बी का मान। तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 5 के करेंगे 25। इसकी जगह हम लिखेंगे 31, यहाँ पर लिखेंगे 31 माइनस का 2ab बराबर कितना, 25। 31 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2ab बराबर 25, 31 में अंतर कितने का, -6 का। माइनस से माइनस काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, तो ab का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ab का मान 3 आ जाएगा। ab का मान कितना आ जाएगा, ab का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 1 से 55 के बीच में अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। 1 से 55 के बीच में अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है। अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन। आपको मीडियन बताने, माध्यिका बतानी किससे, 1 से लेकर 55 के बीच में। तो 1 से लेकर 55 के बीच में सारी अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी। पहली संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में 17, 19, 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में बात करेंगे 31, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53, इतनी संख्या हमारे पास होती है। यानी कि 1 से लेकर 55 के बीच की ये सारी कैसी संख्या है, अभाज्य है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका दो प्रकार की होती है। सममाध्यिका में क्या करते हैं, आधी संख्या इधर से हटाएंगे, आधी संख्या इधर से हटाएंगे, बीच की दो संख्या बचती, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। लेकिन विषम में क्या होता है, आधी संख्या इधर हट जाएंगे, आधी संख्या इधर, बीच की जो संख्या बचती है वही माध्यिका होती है। बात करें कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी संख्या, 16। यानी कि कुल मिलाकर बीच की दो संख्याएं बचेंगी। 16 में आप क्या कीजिए, 7 संख्या इधर हटा देंगे, 7 इधर, तो 7, 7, 14 बचेंगे 2 हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हटाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो बताइए 9, 3, 12 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 2, 1, 3, 1, 4, 42/2 और 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर, किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर, 2 बार फेंके जाने पर, किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10, आने वाले अंकों का योग 10, अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए, होने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता
ठीक है, प्रायिकता आपको बताना है। तो याद रखेंगे, पांसे की बात करें, आप अच्छे से जानते हैं पांसे में 1 से लेकर 6 अंक तो लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पांसे में 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। अब एक साथ दो पांसों को फेंका जाता है, जो हमारा लूडो वाला पांसा होता है उसमें 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं। अब एक साथ जब दो पांसों को फेंका जा रहा है तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 आने की प्रायिकता बताइए, 10 आने की प्रायिकता। आपको पता है कि एक साथ जब दो पांसे फेंकेंगे, एक साथ दो पांसे फेंकेंगे तो याद रखेंगे नीचे हमेशा क्या आएगा, 36 आएगा। 36 क्यों आएगा, एक पांसा में 6 आता है, दो पांसा में 36 आएगा। यानी कि जितने अधिक पांसे होंगे उसमें हमें क्या करनी होती है, पावर लगानी होती है। एक में एक रहेगा, 6 के घात 1 करेंगे क्योंकि उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं। एक के लिए घात 1 करेंगे, दो के लिए घात 2 करेंगे, 3 के लिए घात 3 करेंगे। एक पांसा होगा तो 6 लिखेंगे नीचे, दो पांसा में 36 लिखेंगे, 3 की बात करेंगे 216 लिखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर नीचे तो 36 आना है। अब बताइए पांसा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखे होते हैं। अब इसमें आपको कुछ ऐसा करना है कि इनका योग 10 होना चाहिए। इन्हीं संख्याओं को ऐसे लिखना है कि योग 10 होना चाहिए। मान लेते हैं कि दोनों पांचों को एक साथ उछाला गया, एक में आ गया 4 और एक में आ गया 6, तो आप कहेंगे एक कंडीशन ये बन सकती है कि 4 और 6 आ जाएगी, तो 6 4 10 हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसमें 6 और 4 भी तो बन सकता है, जब 4 6 बनेगा तो 6 4 बन जाएगा, यानी कि दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगली कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, क्या, अब हमें 10 योग करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में 5 5 आ जाए, दोनों में क्या आ जाए 5 5, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों पांचों को एक साथ उछाला गया, उसमें भी 5 आ गया, उसमें भी 5 आ गया, तो 5 5 10, यानी कि इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। दो पांचों को एक साथ उछालेंगे, एक में 4 दूसरे में 6 10 बन जाएगा, या पहले में 6 दूसरे में 4 तो भी 10 बनेगा, या फिर तीसरी कंडीशन दोनों में 5 5 आ जाए तभी 10 बनेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनने वाली। तो कुल मिला के कितनी कंडीशन होंगे, तो आप कहेंगे 3 कंडीशन होंगी। 3 काटो तो 1/, आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 1/12, यानी कि जब दो पांचों को एक साथ उछाला जाता है तो योग उनका 10 आने की प्रायिकता क्या रहेगी, 1/12, क्या रहेगी, 1/12 रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि संख्या का मानक विचलन, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है, मानक विचलन कितना है, 13 है, तो जनसंख्या का विचरण बताइए। तो जनसंख्या का विचरण आपको बताना है। विचरण का मतलब होता है वेरिएंस, आपको बताना है विचरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे विचलन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट क्या होता है, विचरण, यही तो हमारे पास होता है। अंडर रूट क्या होता है, विचरण होता है। आपसे विचरण पूछा गया है तो आपको वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, मानक विचलन की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 13 बराबर रूट क्या करेंगे, वेरिएंस। यहाँ से रूट हटाना है तो दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 13 के स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 169 बराबर यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएंस आ जाएगा। यानी कि विचरण की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 169 आ जाएगी। विचरण की वैल्यू क्या आएगी, 169 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 169 आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, बंटन का माध्य 14 है। बंटन का माध्य 14 है। क्वेश्चन हमारे पास है कि बंटन का माध्य कितना है, बंटन का माध्य 14 है, माध्य 14 है, बंटन का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है। वह मानक विचलन क्या है, वह मानक विचलन 5 है। मानक विचलन 5 है। मानक विचलन कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। तो आपसे पूछेगा विचरण गुणांक क्या होगा, तो विचरण गुणांक बताइए, विचरण गुणांक बताइए, गुणांक बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विचरण गुणांक आपको बताना है। एक बंटन दे रखा है जिसका माध्य यानी कि समांतर माध्य 14 है,
मानक विचलन उसका कितना है, यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएशन आपको दे रखा है कितना, डेविएशन तो आपको दे रखा है 5, और आपसे पूछा गया वेरिएंस बताना है फैक्टर, यानी कि विचरण गुणांक आपको बताना है। तो इसके लिए याद रखेंगे विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है। इससे संबंधित मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर पहले में भी क्वेश्चन कराया था कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है। गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे क्या होता है, तो आप कहेंगे माध्य होता है या समांतर माध्य होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, विचलन की बात करें 5 दे रखा है, और बात करें माध्य हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे माध्य हमारे पास क्या 14 दे रखा है। ठीक है, हाँ 14 दे रखा है, तो बटे क्या लिखेंगे 14, और गुणा क्या कर देंगे 100, गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, 250 में 7 का भाग देंगे, 7 का जैसे भाग देंगे तो 7 त्रिका 21, बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 7 पन्ना 35.5 बचेगा, 7 सत्ते 49, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35.7%। 35.7% क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन बट्टे क्या होता है समांतर मान। ठीक है, मानक विचलन बट्टे क्या होता है समांतर मान होता है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 13 14 13 12, 13 14 13 12, 15 21 16 13, 15 21 15 21 16 13, 16 13 का आपको क्या क्या निकालना है। इसमें आपको बताना है रेंज बतानी है, बहुलक बतानी, माध्यिका, यानी कि रेंज बतानी है आपको, इसका मोड बताना है, और इसकी मीडियन बतानी है, ठीक है, ये तीनों चीजें बतानी है, यानी कि परास बताना है, बहुलक बताना है, और क्या बताना है माध्यिका, ये तीनों चीजें आपसे पूछी गई है। तो देखिए परास की बात करें, परास या परिसर बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परास मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या ही परास कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप कहेंगे 21 है, सबसे छोटी संख्या की यदि हम बात करें तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो आपका रेंज क्या निकलेगा, आपका रेंज आ जाएगा 21 माइनस 12 बराबर आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11 में 2 घटा देंगे 9, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसकी परास कितनी आ गई 9 आ गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोड बताइए, मोड का मतलब क्या होता है बहुलक, आपसे बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे बहुलक बोलते हैं। बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया, तो आप कहेंगे 12 तो एक बार, लेकिन 13 देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 13 सबसे ज्यादा बार आया, तो आपका आंसर क्या होगा 13। बात करेंगे माध्यिका की, यानी कि मीडियन की बात करेंगे, तो माध्यिका क्या होती है, तो आप कहेंगे माध्यिका 2 प्रकार से होती है, या तो सम या विषम। पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 आ गई। 8 का मतलब 2 को जोड़कर 2 का भाग देना होगा। पहले से आरोही क्रम में लगाएंगे, आप आरोही क्रम में लगाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे 12 13 13 और 13 14 15 16, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या बचा हमारे पास 21 बचा, क्या बचा 21 बचा। तो देखिए 8 हमारे पास 3 संख्या इधर से काटिए, 3 संख्या इधर से काटिए, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे 2, और 2 से जब आप काटेंगे 2 एकम 2 2 23 है, और 2 पंचे 10, आपका आंसर क्या आएगा 13.5 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 13.5 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताइए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है, 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है आपको। ठीक है,
तो 3 दिन, तो 3 यहाँ पर दिन है, यहाँ पर घंटे है। मैंने आपको बताया रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर पर निकलता है, यानी कि इनकी राशियाँ कैसी होनी चाहिए, सेम। ये दिन में, ये घंटे में, तो दोनों को घंटे में बदलो या तो दोनों को दिन में बदल लो। तो बताइए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 दिन में कितने घंटे, 24 या 72, 72 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 30 है। रेशियो निकालेंगे तो आप इसमें भाग किसका देंगे, भाग आप देंगे किसका, 6 का भाग देते हैं, 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा, 12×72। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12:5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12:5 आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का था। बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैंने आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्वेश्चन कराने की प्रयास किया। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।